वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए जल्दी से एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने अपना थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अब कैथोड रे ट्यूब के बारे में आपको पता है ना कि एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड रखे होते हैं और हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर की कंडीशन पे उसके अंदर गैस में डिस्चार्ज होता है, जिससे कैथोड रेज जनरेट होते हैं। और कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और उनका जो E/m रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, दैट इज कांस्टेंट। तो जे थॉमसन ने चार्ज मेजर नहीं किया था, मास भी मेजर नहीं किया था, उन्होंने चार्ज अपॉन मास की वैल्यू मेजर की थी। ठीक है, तो थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा था उन्होंने कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जैसे कि चोको कुकीज के बीच में चॉकलेट चिप्स बीच में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल वैसे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था कि नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज, बट इसमें दिक्कत क्या होगी कि भैया स्टैटिक मॉडल था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उनकी एनर्जीज के बारे में, इस पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता, इसलिए फेल हो गया। अब सेकंड आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब गोल्ड फॉइल पे जब वो बम्बार्ड करवाए तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ऑलमोस्ट सारे के सारे सीधे निकल जाएंगे, या अगर डिफ्लेक्शन मिलेगी तो सबको बराबर मिलेगी। ठीक है, अगर हम डिफ्लेक्ट करेंगे ये पार्टिकल तो बराबर एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे सारे के सारे। पर हुआ क्या, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल सीधे निकल गए और जिनको डिफ्लेक्शन मिली उनको बहुत बड़े एंगल से मिली, जितना उन्होंने उम्मीद की नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि मुश्किल से 1 या 2 डिग्री की डिफ्लेक्शन मिलेगी और यहाँ डिफ्लेक्शन कभी कभी तो 180 डिग्री तक की आ गई। तो जिससे ये आइडिया लगा कि यार मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल सीधे निकल गए, उनको कुछ नहीं हुआ, और जिनको हुआ उनको बहुत ज़्यादा रिपल्शन मिली। तो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे फैला हुआ नहीं हो सकता, वो बहुत छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड होगा, जिससे आया कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो उन्होंने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया। अब उन्होंने बोला कि एटम का रेडियस न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है, तो वॉल्यूम 10⁵ टाइम्स हो जाएगी। और न्यूक्लियस क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे। ड्रॉबैक क्या रहे भाई? सबसे पहले ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से चक्कर लगा रहा है ना, गोल गोल, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को एनर्जी लूज करनी चाहिए और एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा वो नहीं कर रहा है। ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के बारे में बात नहीं कर पाए। एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगी, उनकी वेलोसिटीज क्या रहेंगी, किस डिस्टेंस के ऊपर वो चक्कर लगा रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं किया उन्होंने। ठीक है, देन लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है उसमें वो लाइंस क्यों आ रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। राइट, तो दीज आर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। देन कौन सी डेवलपमेंट थी जिन्होंने बोहर मॉडल को डेवलप करने में हेल्प की? पहला था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नॉर्मली हम वेव मानते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव्स मान के चलता है। ठीक है, पर उस वेव नेचर के बेसिस पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, क्यों है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। राइट, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर लगा कि यार वेव थ्योरी फेल हो रही है, तो हमें एक नई थ्योरी चाहिए। तो वहां से नई थ्योरी जो आई, पहली बात दैट इज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये सिर्फ वेव नहीं है, ये पार्टिकल्स की तरफ बिहेव करेंगे। ये छोटे छोटे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, इनको फोटोन कहा गया। तो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, दीज आर फोटॉन्स। और हर फोटोन के पास एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। रेड लाइट का फोटोन के पास डिफरेंट एनर्जी होगी, ग्रीन के पास डिफरेंट होगी, वायलेट के पास डिफरेंट होगी। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। राइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वहां से उन्होंने बोला कि भैया वेव के पास पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गया। एंड अब क्योंकि कोई भी एटम अगर फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक फोटोन ही एब्जॉर्ब करेगा, आधा, डेढ़, ढाई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, चार करेगा। राइट, तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इंटीग्रल मल्टीपल में ही एनर्जी एमिट भी की जाएगी। मतलब अगर फोटोन छोड़ रहा है तो तुम बोलोगे सर 2.5 फोटोन छोड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, इस तरह से वो एनर्जी एमिट करेगा। तो मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड।
only certain fixed values of energy can be absorbed and certain fixed value of energy can be emitted. ठीक है. Then अब आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया. ठीक है, आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था कि क्वांटाइज एनर्जी, उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया. अब देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर लाइट गिरती है ऑफ सफिशिएंट एनर्जी. ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी गिरेगी और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया और इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी. मान लीजिए मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कहा गया वर्क फंक्शन, और ये है मान लीजिए 15. तो अगर इंसिडेंट लाइट जो है उसके फोटोन के पास एनर्जी है 15, तो 15 चाहिए थे, 15 की एनर्जी आ रही थी, 15 की एनर्जी हमें चाहिए थी, तो पूरा खर्च होगी, बचा कुछ नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है. अब अगर इंसिडेंट जो फोटोन था उसकी एनर्जी 20 है, तो 15 उसमें से कंज्यूम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 बच जाएगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो इसीलिए एच न्यू दैट इज इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट दैट इज द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. ठीक है, तो ये इक्वेशन थी आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की. तो बेटे यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती है. फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी को कुछ नहीं होगा. क्यों? इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जहाँ पहले एक फोटोन गिर रहा था अब वहाँ पे 2 गिर रहे हैं, 3 गिर रहे हैं, 4 गिर रहे हैं. तो मतलब जहाँ पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वहाँ 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 4 निकलेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अब सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे सर्किट में, तो करंट बढ़ेगा. तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. इसे काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. देन नेक्स्ट बात करते हैं स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा जब आप देखिए व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं वो सारे कलर्स में ब्रेक करता है, और प्रिज्म के बाद जो आपको वो रेनबो मिलता है उसमें कोई कलर मिसिंग नहीं होता है ना, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में सारे के सारे आपको कलर्स मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. अगर उसे मान लीजिए बीच में कुछ कलर्स मिसिंग हो, कुछ ब्लैक लाइंस हो, तो उसको कहेंगे हम ये एक स्पेक्ट्रा है. अब लाइन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एमिशन स्पेक्ट्रा है, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए जब भी कोई एटम है, व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें सारी रेडिएशंस है, सारी वेवलेंथ है ना. अब एक एटम है, अब उसके थ्रू जब वो ये पास की, या नॉट जस्ट वन एटम, मतलब मान लीजिए गैस है, ठीक है, अब गैस के थ्रू रेडिएशन पास कर रही है, तो गैस के एटम्स ने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आगे जो रेडिएशन निकलेगी उसमें से कुछ रेडिएशन मिसिंग होंगी, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हो चुकी है वो तो मिसिंग होंगी. तो आगे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें वो सारे कलर्स नहीं मिलेंगे, कुछ कलर्स बीच में मिसिंग होंगे. वो जो मिसिंग होंगे वहाँ पे ब्लैक लाइंस होंगी. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में बीच में जो कुछ ब्लैक लाइंस होंगी इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि उस टोटल वेवलेंथ में से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, तो बाकी की जो बची उनका जो स्पेक्ट्रा आया उसको बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब वो गैस के पार्टिकल जब एक्साइट हो गए, क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे, अब हायर एनर्जी में तो हमेशा तो रह नहीं सकते, वापस नीचे आना पड़ेगा. तो जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं तो वो उसी रेडिएशन को एमिट भी करते हैं, जिसको एब्जॉर्ब किया तो उसी को एमिट करेंगे. जब वो रेडिएशन एमिट होगी तो अब वही जो मिसिंग लाइंस थी पहले वाले में, अब वो ही लाइंस आपको मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा. तो पहले वाले में जो ब्लैक लाइंस थी अब यहाँ पर वही लाइंस कलर्ड होंगी, बाकी टोटल ब्लैक होगा. दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा. जब कोई भी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा. राइट, तो दोनों स्पेक्ट्रा एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. दिस पार्ट इज क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया. चलिए स्पेक्ट्रा की बात करते हैं. बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा था न्यूक्लियस के, दैट इज सही है, पर वो एनर्जी लूज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है. हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ना उसको आप बढ़ा सकते ना घटा सकते. हाँ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स है, उसका रेडियस भी फिक्स है. हाँ, अगर उसको एनर्जी अपनी चेंज करनी है, ठीक है, तो हायर एनर्जी में जाना है तो उसको उससे हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, लोअर एनर्जी में जाना है तो उसको लोअर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा. तो जब भी वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर में जाने के लिए, या एनर्जी लूज करेगा लोअर में आने के लिए. तो उन्होंने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है MVR, दैट मस्ट बी n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, मतलब ये क्वांटाइज होगा. तो एंगुलर मोमेंटम की कुछ फिक्स वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती हैं. ये क्यों है ऐसा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई इसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, पर उन्होंने कहा कि भैया ये फॉर्मूला अगर वैलिड नहीं हुआ तो मेरा मॉडल काम नहीं करेगा. तो इस फॉर्मूले का वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ठीक है, तो दिस पार्ट इज क्लियर. अब इस
एक्सप्लेनेशन के थ्रू बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन तो कर दिया कि लाइंस क्यों आ रही हैं स्पेक्ट्रा में, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, तो उसी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा और वापस जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसी फोटोन को वापस से वो एमिट करेगा। तो क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस फिक्स है हर बार, तो जो फोटोन निकलेगा हर बार वो सेम एनर्जी का होगा, है ना, या मल्टीपल जब ट्रांजिशंस होंगी तो उन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले फोटोन निकलेंगे, तो जो लाइंस आएंगी वो फिक्स वेवलेंथ की ही होंगी हर बार, तो इसलिए वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाने में मतलब सक्सेसफुल थे। ठीक है, अब ये जो आपका लाइंस हैं इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला, तो दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, आर क्या रिडबर्ग कांस्टेंट, इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। n1 लोअर वैल्यू है, n2 आपकी हायर वैल्यू है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 109,677 पर मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। देखिए बोहर मॉडल में भी क्या दिक्कत रही, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो नॉर्मल जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बट उसमें आगे जो लाइंस थी वो फर्दर से स्प्लिट कर जाती थी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिनको आप स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट कहते हो, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, आगे आने वाले समय आप पढ़ेंगे कि डिब्रॉय इक्वेशन आई जिन्होंने बोला कि मैटर के पास भी डुअल नेचर है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है, वो वेव भी है, पर इन्होंने वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मॉडल आपका इनकम्प्लीट हुआ। देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आगे आता है जो कहता है कि भैया आप साइमल्टेनियसली उसकी लोकेशन और उसके मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, पर ये भाई साहब तो कर रहे थे, इन्होंने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दिया, इन्होंने रेडियस का फॉर्मूला भी दिया, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि हम मोमेंटम भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं और हम उसकी पोजीशन को भी लोकेट कर पा रहे हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया उसके अकॉर्डिंग। देन इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, कि भैया वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है, राइट। और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम्स के लिए ये लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा जो आए, देखिए लाइमन सीरीज, पहली बात नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आती हैं इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं आपकी n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, जब भी आपका n से वो ग्राउंड स्टेट या n से 1 में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ टोटली स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। अब इनमें जब भी हायर लेवल से 1 पे गिरता है उसको लाइमन कहते हैं, हायर से 2 पे गिरता है उसको बाल्मर कहते हैं, 3 पे गिरेगा हायर से तो पास्चन, 4 पे गिरेगा तो ब्रैकेट, 5 पे गिरेगा तो पी फंड। ठीक है, तो इसीलिए n1 अगर आपका 1 है जिस पे गिर रहा है 1 है तो वो लाइमन है। लाइमन सीरीज की जो रेडिएशन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बाल्मर की विजिबल है और उससे आगे की सारी इंफ्रारेड में आती हैं। ठीक है, अब कई बार बच्चों को डाउट होता है सर लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम सब निकालते हैं सर, वो कैसे निकालना है, जैसे बोल दिया कि सर बाल्मर का लेमडा मैक्स निकालो। ठीक है, देखिए एनर्जी क्या होता है बच्चे आपका एच बाय लेमडा, राइट, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। हाँ सर, अगर बेटा लेमडा मैक्स निकालना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। हाँ सर, ठीक है, तो बेटा बाल्मर के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेगा, 2 पे गिरेगा, है ना, किसी हायर लेवल से 2 पे गिरेगा, तो मिनिमम एनर्जी गैप मेरे को चाहिए, 2 पे गिरना है और मिनिमम एनर्जी गैप से गिरना है, तो कहाँ से गिरना चाहिए सर 3 से 2, क्योंकि 4 से गिरेगा तो और बड़ा हो जाएगा गैप, 5 से गिरेगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो मिनिमम गैप तो वही हुआ ना, जस्ट ऊपर वाले से गिराओ। तो जब भी वो लेमडा मैक्स कहे तो समझ जाओ कि एनर्जी आपका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो अगर पास्चन के लिए बोल दिया है तो मतलब 3 पे गिरना है, हाँ तो 4 से 3 पे गिराओ, मतलब जस्ट नेक्स्ट लेवल से। और सर लेमडा मिनिमम हो, बेटा लेमडा मिनिमम होगा तो एनर्जी डिफरेंस आपका मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ से गिर सकती है एनर्जी, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है सर, इन्फिनिटी। हाँ तो इन्फिनिटी से उस लेवल पे, जैसे बाल्मर के लिए है तो इन्फिनिटी से 2, पास्चन के लिए तो इन्फिनिटी से 3, तो इस तरह से आप लेमडा मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, बोर्स फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब देखिए बोर ने रेडियस के लिए फॉर्मूला दिया आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए नॉट अपॉन जेड, और ए नॉट क्या होता है बोहर रेडियस, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। देन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, साइन का डिफरेंस है, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है, तो दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो भी यही है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रहे 13.6 वाला जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में है पर एटम के लिए, मतलब अगर आपको पर मोल के लिए कहा जाए तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। और यही टोटल एनर्जी अगर आप
जूल में निकालना चाहते हैं तो इट इज 2.18, ठीक है, मतलब आप इसको 2.18 इंटू 10⁻⁻18 से याद रखोगे तो वो बेटर रहेगा। यहाँ लिखा है 21.8, 2.18 से क्या कि यहाँ 18 है और यहाँ पावर में भी 18 है, ठीक है, तो ये इंटू Z² अपॉन N² जूल पर एटम, ये रहेगा इसका। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/N, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। तो मतलब एनर्जी में भी 2.18 है और वेलोसिटी के फॉर्मूला में भी 2.18 है। देन टोटल एनर्जी, या देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं, तो ये जो फॉर्मूला से आप निकालेंगे ये टोटल एनर्जी होगी, इसको डबल करना पड़ेगा अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। देन टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N³ अपॉन Z², ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N³ अपॉन Z²। तो ये सारे सारे फॉर्मुलाज इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फाइन, नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था उसके लिए सबसे पहले आपका आया डुअल नेचर ऑफ मैटर, डिब्रॉय इक्वेशन। डिब्रॉय ने कहा, या डिब्रोगली इसको आप बोलते हैं, कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। जब भी कोई मैटर या मास वाला पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसके पास भी वेव कैरेक्टर होगा। तो सर ये जो बस जा रही है या बॉल आप फेंक रहे हो, कोई मूव कर रहा है, ये हमें पार्टिकल दिखते हैं, आदमी भाग रहा है हमें पार्टिकल दिखता है, वो हमें वेव नहीं दिखता। वो वाई, क्योंकि मास जब बहुत ज़्यादा होता है तो लैम्डा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसलिए वेव नेचर को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वेव कैरेक्टर बहुत छोटा हो जाता है, उसका निग्लिजिबल हो जाता है। तो ये जो वेव कैरेक्टर वाली चीज़ है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व हो सकती है जहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो लैम्डा इज इक्वल H/mv, ठीक है। एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हैं P²/2m, ठीक है, तो इसलिए लैम्डा को क्या आप लिख सकते हैं H/P, और P को क्या लिख दूंगा मैं, P कितना आ जाएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला ये भी आपका बन गया। एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन, दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो लैम्डा को मैं H/√2m/Q इंटू पोटेंशियल V इज द वोल्टेज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए, अच्छा सॉरी एक चीज़ हम स्किप करके, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक तो ये हो गया था डेवलपमेंट लीडिंग टू, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए दो इंपॉर्टेंट हमारे डेवलपमेंट थी। वन इज डिब्रॉयज डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के पास भी डुअल नेचर है, वो भी वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। एंड सेकंड वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। एंड एक और था डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये भी है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी तो बच्चों को पता होता है कि सर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π, पर बेटा अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π, ऐसा भी होता है, ठीक है। देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या था, सिंपली उन्होंने कहा कि E साई इज इक्वल टू H साई, किन्होंने, श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, ठीक है, उन्होंने बोला कि यार हम साई डिफाइन करते हैं वेव फंक्शन, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ठीक है, तो वेव है तो जैसे नॉर्मली आपकी पानी में पत्थर फेंकोगे तो एक वेव बनती है, रिपल बनते हैं, उसको आप एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। प्रेशर जो है वो वेव की तरह ट्रेवल करता है ना, तो प्रेशर वेव्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो इक्वेशन के थ्रू। तो बोलता है अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो उसको तो आप वेव इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर पाओगे ना, एक्सप्रेस कर पाओगे, यस। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो है दैट इज वेव फंक्शन साई, ठीक है, यस। तो जब श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके कुछ सॉल्यूशन आते हैं। उन सॉल्यूशन में से सारे के सारे सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होते, कुछ इनवैलिड भी होते हैं। तो जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकलते हैं उन सॉल्यूशंस को वेव फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही करोगे, ओके। जैसे कोई हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम आपने ले लिया, तो उसके लिए जब आप उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जब उसने सॉल्व किया श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए, देन उसके कुछ सॉल्यूशंस आए। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस थे वो सारे के सारे क्या थे, वो आपके वेव फंक्शन थे, और हर वेव फंक्शन के साथ एक एनर्जी लेवल एसोसिएटेड होता है। तो मतलब अगर मेरे पास 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसका मतलब उसके साथ 5 एसोसिएटेड एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं 5 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहेगा और किसी में नहीं। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि सर एनर्जी लेवल क्वांटाइज है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी रैंडम एनर्जी में जाके नहीं रह सकता, कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स है उन्हीं में वो रहेगा, ठीक है। तो वो जो वेव फंक्शन है उसी को ऑर्बिटल कहा जाता है।
क्योंकि ये जो सॉल्यूशन थे श्रोडिंगर इक्वेशन के यही वेव फंक्शन थे, इन्हीं को आप ऑर्बिटल कहते हैं। और हर एक वेव फंक्शन या ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं, एन, एल और एम। प्रिंसिपल, एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, ये तीनों डिफाइन करते हैं साई की वैल्यू को या किसी पर्टिकुलर वेव फंक्शन को। तो ये इक्वेशन को याद कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई जस्ट वेव फंक्शन, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर साई स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, एक स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज योर साई स्क्वायर। ठीक है, तो साई स्क्वायर इज नॉट प्रोबेबिलिटी, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब आप साई स्क्वायर को dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हुआ इस dx लेंथ में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। जब आप साई स्क्वायर को किसी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। और जब साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। तो मतलब साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आपको या तो लेंथ या एरिया या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, पर साई स्क्वायर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ जीरो हो सकता है। तो जहां पर वो जीरो है मतलब वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होगी, मतलब वो आपका पॉइंट क्या है, नोड, वहां पर इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ऑर्बिटल बेसिकली क्या हुआ, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हम ये बोलते हैं कि ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, वो एनर्जी लेवल जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मतलब जो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये 5 एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मतलब अगर मैं इन्हीं में ढूंढूं तभी इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए ना, और कहीं तो मिलेगा नहीं, इन्हीं 5 में मिल सकता है किसी एक पे। तो मतलब इन 5 में अगर मैं ढूंढूंगा तो उसके मिलने की मतलब इन 5 में से किसी एक में ढूंढूंगा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्बिटल को आप ऐसे भी बोलते हो, इट इज़ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। अब हमारे पास आते हैं फिर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर हमारे पास 4 आते हैं, है ना, प्रिंसिपल, एजीमुथल, ऑर्बिटल एंड स्पिन। स्पिन सबसे लास्ट में आया। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल को डिफाइन करता है ना, 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, जिनको के, एल, एम, एन से भी एक्सप्रेस करते हो। के मतलब फर्स्ट शेल, एल सेकंड, एम थर्ड, एन फोर्थ। ठीक है, तो इसलिए वहां से शेल आते हैं हमारे पास। शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, जैसे एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, राइट। और ऑर्बिट क्या था, ऑर्बिट वो था जो बोहर ने डिफाइन किया था, 2 डायमेंशनल पाथ, है ना, 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ। पर ऑर्बिटल क्या, ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस। नाउ डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट जो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और जिनकी एनर्जी सेम नहीं है वो नॉन डीजेनरेट हैं। ठीक है, देन रूल्स रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ बोलते हैं कि भैया सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी वाला भरा जाएगा, उसके बाद उसके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ध्यान से सुनना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी। मतलब 3s और 3p और 3d की एनर्जी सेम होगी, एन तीनों का 3 है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। पर अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तब एनर्जी n प्लस एल पे डिपेंड करती है, मतलब प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों क्वांटम नंबर को ऐड करके जो आएगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन देयर एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय n प्लस एल रूल। तो ये n प्लस एल रूल सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही थी। और ये आप तो बताइए 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ठीक है, देन 4p, 5s, राइट। एक सेकेंड, जस्ट मैं गायब हो जाता हूँ। तो ये एनर्जी ऑर्डर को आप एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को पता है। देन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल कहता है जी कि भैया जैसे पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ये तीनों सेम एनर्जी पे हैं, तो पहले सबको सिंगल सिंगल भरो, सारे के सारे सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं जब वो सिंगल सिंगल भर जाएंगे उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करेंगे। दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि भैया क्योंकि स्पिन की आपके पास 2 ही वैल्यूज हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसलिए एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो ये जो फंडा था ना कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये किसकी वजह से था, ये पॉलीज प्रिंसिपल की वजह से था। अगर सर स्पिन की 3 वैल्यू पॉसिबल होती तो फिर एक ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इट इज अ consequence of number of spin values. Then
पीरियड वाइज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर पीरियड में। देखिए पीरियड 4 में क्रोमियम है आपका, क्रोमियम आपका एक्सपेक्ट हम करते थे कि सर 4s2 3d4 होना चाहिए, पर वो एक्चुअली 4s1 3d5 था। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और फुली फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हैं। देन कॉपर, कॉपर वैसे 4s2 3d9 होना चाहिए था, पर ये 4s1 3d10 हो गया है ना, क्योंकि फुली फील्ड स्टेबिलिटी इसको मिलती है। तो ये क्रोमियम आ गया, एक आपके पास कॉपर आ गया। देन पीरियड 5 में आपके पास ये सारे के सारे हैं। इनको एक बार आप याद कर लीजिए इसको पॉज करके, बिकॉज अभी मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो कोई लॉजिक बनता नहीं उसका, बिकॉज आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। इनके पीछे सारे सारे जो रीजन है दैट इज कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो सबशेल्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड जस्ट नोट डाउन ऑल दीज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। देन नेक्स्ट वन, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये साइज और एनर्जी को डिफाइन करता है। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा और साथ में एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, के एल एम एन आप डिफाइन कर सकते हो। और एक nth शेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं और 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है? ये शेप ऑफ सब शेल डिफाइन करता है। जैसे s के लिए स्फेरिकल है, p के लिए डंबल है, d के लिए डबल डंबल है। ठीक है, तो ये शेप ऑफ सब शेल डिफाइन करता है। ठीक है, और जब L आपका 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है। राइट, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या डिफाइन करता है? ये बताता है कि वो जो ऑर्बिटल होगा वो स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन ले सकता है। जैसे P के लिए 3 वैल्यू है, -1, 0 और +1, तो 3 वैल्यूज का मतलब कि P स्पेस में 3 ओरिएंटेशन में रहेगा। मतलब जो डंबल जो है वो X में भी हो सकता है, Y में भी हो सकता है और Z में हो सकता है। तो PX, PY, PZ आपके 3 ऑर्बिटल आते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्पेस में ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। देन स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपका क्वांटम थ्योरी से नहीं आया, बाद में एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया था। ठीक है, इसीलिए इसको हम पहले 3 क्वांटम नंबर के साथ नॉर्मली नहीं पढ़ते थे। जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ोगे तो वो सिर्फ 3 क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? इट्स अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे मास, किसी भी मैटर पार्टिकल में मास तो होगा और मास है तो चार्ज भी होगा। जैसे मास और चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, वैसे स्पिन भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सॉरी, तो ऐसा मत सोचना कि स्पिन इज लाइक वो गोल गोल घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नो, स्पिन इज अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। ठीक है, इसका गोल गोल घूमने से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, इट्स अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देन रेडियल नोड, देखिए नोड आपको पता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो दो नोड होते हैं, रेडियल एंड एंगुलर। रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n-l-1, और एंगुलर नोड कितने होते हैं? l, और टोटल नोड हो गए n-1। ठीक है, ये l लिखा हुआ, दिस इज n-1। ठीक है, राइट। रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड भी उनको कहते हैं। एंगुलर नोड किसी एक पर्टिकुलर साइड में होंगे आपको, रेडियल नोड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, देन अब देखिए ये आपके पास ग्राफ आ गए, ये आपका साई वर्सेस रेडियस या साई वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये वाला, और ये आपका साई स्क्वेयर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जो एस के ग्राफ होते हैं वो हमेशा साई के और साई स्क्वायर का ग्राफ होगा, एस का वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, और पी का ग्राफ और डी का ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एस में क्या होता है? स्फेरिकल होता है, और यहाँ पर डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है न्यूक्लियस के आसपास, इसीलिए ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ जाता है। ठीक है, पी क्या है? डंबल है, वो ऐसे शुरू हो रहा है, मतलब इस एरिया में तो जीरो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्ड हो रही है, तो यहाँ पर भी कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसलिए पी का ग्राफ हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा, और डी का भी जीरो से स्टार्ट होगा, पर पी का एकदम से बढ़ जाता है, डी का देखो थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ता है। तो ये इनकी शेप में डिफरेंस है। ठीक है, एस का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होगा। अब देखो अगर एस का ग्राफ शुरू होके एक बार जीरो को टच कर रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, तो ये साई का ग्राफ हो सकता है, साई स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये अगर आपका नेगेटिव में जा रहा है मतलब ये साई का ग्राफ है, राइट। और जितनी बार नेगेटिव ये जीरो को टच कर रहा है उतना उसमें रेडियल नोड है, तो 1 रेडियल नोड का मतलब वो 2s है। ठीक है, 3s में देखो ये 2 बार जीरो को टच कर रहा है, तो ये 2 रेडियल नोड्स यहाँ पे आए। अब क्योंकि इसका जब साई स्क्वायर करेंगे तो साई स्क्वायर में क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर में ग्राफ आपका ऐसे, अच्छा एक सेकेंड, ओह अच्छा ये साई स्क्वायर का नहीं था, ये दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हाँ, ये आपका 4πr² इंटू साई स्क्वायर, इसका ग्राफ है ये, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये। ठीक है, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो सर साई स्क्वायर का ग्राफ कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो इसको छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूशन को भी छोड़ो। ठीक है, साई का ग्राफ आपने देख लिया ये वाले,
ठीक है। अब ये वाले अगर आपके साई के ग्राफ हैं लेफ्ट वाले, तो इसका अगर आपको साई स्क्वेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ था ना इसको बस आपको पॉजिटिव में ले आना सारा का सारा, जहाँ से नेगेटिव में जा रहा है ना ये, यहाँ से ऐसे इसको पॉजिटिव में ले आइए, ये था इसको ऐसे ले आइए ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपका साई स्क्वेयर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ये वाला ग्राफ है तो ये ऐसा आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये होगा साई स्क्वेयर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब हुआ आर डिस्टेंस पे एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आर डिस्टेंस पे अगर एक शेल बना दी जाए डी आर थिकनेस की, उस शेल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका जो डी आर थिकनेस का जो आपका शेल आता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4πr² dr, ठीक है, तो ये होगा बेसिकली 4πr² dr इंटू साई स्क्वेयर, ठीक है, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्राफ हमेशा जीरो से शुरू होते हैं, ओके। तो 1s में आपका एक भी बार जीरो को टच नहीं कर रहा है, 2s में एक बार जीरो को टच किया, ठीक है, तो देखो 2s में देखो दो आपकी क्या आ रही हैं, दो आपकी पहाड़ियाँ आ रही हैं, दो पीक्स आ रही हैं। 1s में एक पीक है, 2s में दो है, 2p में कितनी है, 2p में एक है, क्यों, तो आप बोलते हो कि नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी, n-l, क्योंकि 2p के लिए 2 - 1 1, 3s के लिए देखो 3 - 0 मतलब 1 2 3 3 पहाड़ियाँ हैं, 3p के लिए कितनी है 3 - 1 दैट इज 2 2 पहाड़ियाँ हैं, 3d के लिए कितना है 3 - 2 दैट इज 1 1 पहाड़ी है। तो उतनी पीक से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई थिंक आई होप कि आप रिवाइज करने में आपको हेल्प मिली होगी। अगर अच्छा लगा शेयर करिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर फीडबैक, एंड चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। डाउनलोड द कैनवस क्लासेस ऐप फॉर अमेजिंग कोर्सेज। थैंक यू, बाय।